हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं सुमित चोपड़ा हूँ और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं विज्ञान और तकनीकी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। और रात्रि को 8 बज रहे हैं और ये केजीएस है, यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज। और तो देखो, वॉइस की प्रॉब्लम आनी फिर शुरू हो गई है। सही है, बताना भाई। ठीक है, ठीक है, चलो लगाओ लगाओ, दोनों लगा दो। तो आप सभी का ढेर सारा स्वागत है ना। सर जी अभी को नहा कर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा था ऐसा कि हमने नहा। हाँ ठीक है। तो कल छुट्टी कर दें क्या, देखते हैं, है ना। कल ही क्लास को छुट्टी कर दो भाई इन लोगों को, है ना। अभी करवाते हैं कल 8 बजे से। मैं सोचा लेता, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि अभी मुझे हाँ, सर भी मिले थे ज्योग्राफी वाले, तो वो भी कह रहे थे कि छुट्टी करवा दो। हालांकि भरत सर उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले में शायद क्लास ले रहे हैं, अच्छी खासी लंबी क्लास ले रहे हैं, आरओ में ले रहे हैं, है ना। आरओ में सर ले रहे हैं। तो खैर, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए। तो कल हम लोगों ने फिजिक्स पर काम फाइनल किया। और हमारे बाल अव्यवस्थित लग रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई यार। अब सही है ना। वो आने में ऐसा हो गया होगा। ठीक है, चलिए। गणतंत्र है, चलिए। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे इसमें केमिस्ट्री में। और अम्ल क्षार और लवण का टॉपिक हो गया। आज नया टॉपिक है, इसका नाम है गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। लिखिएगा हेडिंग, गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। लिखिएगा, गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। आइए नजर डालते हैं और इस पर बातचीत करते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं। आपको याद है ये फोटो बड़ी विभत्स और बड़ी खतरनाक है। ये फोटो है 1984 1984 के दौरान भारत में हुई एक बहुत ही ज्यादा विभत्सकारी दुर्घटना का, जिसे हम कहते हैं भोपाल गैस कांड। और भोपाल गैस कांड का जो असर है वो आज तक है। और मेथिल आइसोसाइनेट नामक गैस का प्रसार हुआ। और इस गैस के प्रसार से देखते देखते ही थोड़ी ही देर में पूरा भोपाल शहर इसकी जद में आ गया। हजारों की संख्या में मृत्यु हुई इसमें। और वाकई में ये बहुत बड़ी कहते हैं कि एक दुर्दांत घटना थी। अभी हाल फिलहाल में इस पर एक सीरीज भी आई थी नेटफ्लिक्स पर, तो आपने शायद उसे देखा भी होगा। तो खैर, गैस ये स्टेट का नाम आते ही इसका फोटो मुझे याद आता है। तो खैर, लिखिएगा पहली हेडिंग, बॉयल्स लाया बायल का नियम। लिखिएगा, बायल्स लाया बायल का नियम। बड़ी शानदार सी बातें हैं, हम लोग बहुत ही धीरे धीरे इसको पढ़ लेंगे। ये भैया रॉबर्ट बायल हैं, इनको देख लो, है ना। इनसे कहा हो बायल ठीक हो, तो कहेंगे हाँ बढ़िया, हालचाल सब सही है इनका। ठीक। तो ये मामला ऐसा होता है कि इसमें ताप दाब और आयतन को लेकर के एक सिस्टम बनता है ना। तो उसी के साथ है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की जो निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखिए, अपनी कॉपी में एक परिभाषा डालिएगा। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल दूंगा, तो आप आसान से लिख लीजिएगा। लिखिए, स्थिर ताप पर, यहाँ पर टेम्परेचर एक तरीके से कांस्टेंट है। लिखिएगा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखिएगा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द डेफिनिट वैल्यू ऑफ गैस या वैल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लिखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कहने का मतलब है कि जब वैल्यूम इंक्रीज करेगा तब जब प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जब वैल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। दोनों को बस ऐसे समझना है कि बहुत ही साधारण सी बात है कि
तापमान स्थिर होना चाहिए, मतलब कि जो भी तापमान है 12, 15, 20, 25 जो भी तापमान है वो स्थिर हो। तो ऐसी स्थिति में आयतन और दाब का उल्टा संबंध होता है। इसको ऐसी समझते हैं हम लोग कि जब तापमान स्थिर है, टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दाब अगर बढ़ेगा तो तत्काल आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन घट जाएगा। यानी कि दोनों का उल्टा संबंध होता है। और बस गैस की निश्चित मात्रा हमें देखनी है कि जितनी मात्रा है उतनी ही रहे, है ना। निश्चित मात्रा के साथ ये कहानी बनती है। या इसका वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो अगर दाब कम हुआ, है ना, तो अपने आप आयतन क्या हो जाएगा, अपने आप आयतन बढ़ जाएगा। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं और इन्हें आपको समझते ही चलना है, बहुत कुछ खास है नहीं। जैसे मान के चलना कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कुछ गैसेस भर रखी हैं, क्योंकि गैसों का अपना कोई निश्चित आयतन तो होता नहीं है, ये पूरे उस पात्र को ग्रहण कर लेती हैं। तो अगर इसमें हम एक पिस्टन लगा दें, ये पिस्टन है जो कि इस तरह से इस पर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन अभी प्रेशर कम है, दाब कम है, तो पूरी गैसें एक तरीके से फैली हुई हैं, तो इसलिए इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। लेकिन अगर उसी पिस्टन के दूसरे चित्र में, ये चित्र नंबर ए है, और दूसरे चित्र में मैं एक और ज्यादा बदलाव कर रहा हूं, बदलाव ये कर रहा हूं कि पिस्टन को दबा करके हम यहां तक लेकर के चले आए, इतना हमने प्रेशर दे दिया पिस्टन का, यानी कि प्रेशर हमने बढ़ा दिया, अधिक कर दिया। तो जैसी प्रेशरवा बढ़ाओगे भैया, अपने आप दबता हुआ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो यहां पर अब गैसिया क्या हो गई, एकदम सिकुड़ सी गई है, अर्थात वैल्यूमुआ क्या हो गया, कम हो गया, नहीं हो गया। तो यही बात किसने बता दी है, यही बात बता दी है किसने, तो बायल भैया ने, है ना। तो ये बात अपनी कॉपी में ये चित्र दोनों बना लीजिएगा। तो कोई खास बात थोड़ी बताई है, ये तो दुनिया जानती है ना, ये तो दुनिया ही जानती है। लिखिएगा, गैस की निश्चित मात्रा जो है वो प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। और ठीक है पी के भैया, है ना, और छोटा मैं लिखूंगा, घबराइए नहीं, बड़े व्यंग्यकार आते हैं यहाँ पे। ठीक है भैया, तुम जैसों को ना सुबह से शाम तक मैं चराता हूँ, तो समझ लियो। ये खान सरी कोचिंग है, यहाँ पे ऑफलाइन में 7-8 हजार बच्चे बैठते हैं, समझ रहे हो। तो ये बात फाइनल हुई, इसमें कुछ नया तो था नहीं। इनका हम एप्लीकेशन जो आता है वही बार बार पूछता है। तो लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ द बायल्स लॉ। कई बार यहां से सवाल, एक इसका सूत्र होता है बी प्रोपोर्शनल टू 1/p। अब ये तो थोड़ा कठिन माना जाता है, लोग इसको देख के डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा भी प्रोपोर्शनल टू 1/p। या पी भी बराबर क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाता है। पी भी बराबर के होता है, जहां पर के क्या है, नियतांक है। क्या है, एक कांस्टेंट या नियतांक कहलाता है। पी भी बराबर के, यानी कि ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट या नियतांक कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है ना। तो कई बार P1 V1 बराबर P2 V2 भी एक तरीके से आता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आता है। P1 V1 बराबर P2 V2 क्या हो जाएगा, P2 V2। तो इसमें 3 वैल्यू दी रही होती है, ऐसा कुछ नया नहीं होगा इसमें, 3 वैल्यू के बारे में बताया गया होगा। और दूसरी बड़ी बात, 4 निकालना होगा। तो मान के चलो कई बार P1 V1 P2 दे देते हैं, V2 निकालना होता है, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हालांकि मेरा अपना जो अनुभव है वो ये है कि हाँ, हमारा हमारा जो अनुभव है वो ये है कि इस तरह के सवाल अभी आरओ में और उत्तर प्रदेश पीसीएस में नहीं आते हैं। बस इतनी ही समझ होनी चाहिए तो बेहतरीन है। और दूसरी बड़ी बात कि आपको ये भी पता हो कि इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं। तो लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ बायल्स, लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ, ये कहां से आ गया पेज, लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ बायल्स।
तो इनको देख रहे हो, कह रहे हैं अब समझा, है ना। तो जब आप साइकिल में पंप भरते हो ना हवैया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब भैया निचवा मारोगे तो दबेगा नहीं दबेगा, और निचवा दबेगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो बैलूमुआ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बैलूमुआ कम होगा, और जब ऊपर खींच के लाओगे ऐसे तो प्रेशरवा कम होगा, और प्रेशरवा जब कम होगा तो बैलूमुआ बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, इस चीज को ध्यान रखा करो। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो साइकिल में हवा भरने की पंप होती है, साइकिल में की जो हवा वाली पंप होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो जवाब यही हो जाएगा बॉयल। किसके नियम पर काम करती है, बॉयल के नियम पर काम करती है। तो अपना जो एग्जाम है वो इसकी डिमांड करता है, आपसे जो पूछ लिया वो पूछ लिया, ठीक है ना, यहां पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर और एप्लीकेशन पर हम चर्चा करें तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे, जैसे फेफड़वा, तो लिखिएगा फेफड़े की कार्य प्रणाली, है ना, फेफड़े की कार्य प्रणाली। आपने देखा होगा कि भाई फेफड़ा, आप हवा बाहर निकालोगे तो प्रेशर बढ़ाएगा तभी तो हवा बाहर निकलेगी, और प्रेशर जब कम होगा तो हवा अंदर आएगी। ये तो पढ़े हो, समझते हो। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, लिखिएगा दूसरा पॉइंट डाल लीजिएगा, फेफड़े की कार्य प्रणाली, वर्क फंक्शन ऑफ फेफड़ा यानी कि लंग्स, है ना। सिरिंजिया डॉक्टरवा देखा होगा ना आपने, ऐसे मार दिया, तो जो सिरिंजिया मारते हैं भैया इधर ही, तो प्रेशर वे तो बढ़ रहा है, और प्रेशर वो बढ़ा तो इसका जो बैलूमुआ है वो कम नहीं हो गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि सिरिंज, डॉक्टर वाली सिरिंज। इसके अलावा जो मछली होती है जल के अंदर, मछली जल की रानी पता है ना सबको, बाहर निकालोगे तो डर जाएगी, तो फिर भी अंदर रहने दो इसको। लेकिन ये भी एक तरीके से बॉयल के नियम पर ही काम कर रही है और जिंदा होती है, तो इसको भी। और मछली जैसा एक और है, कौन, स्कूबा डाइवर, जो गोताखोर होते हैं ना, ये भी बॉयल के नियमों का ही पालन करते हैं। तो अपना जो एग्जाम है वो इसकी डिमांड कर रहा है कि बेसिकली आप बॉयल्स का नियम तो जाने, ठीक है, लेकिन आप ये भी जाने कि व्हाट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ इन डेली लाइफ। तो अपना एग्जाम इसकी डिमांड करता है, इसलिए हमने आपकी डिमांड को पूरा करने के आधार पर ये मैटर मेंटेन किया है। तो इसको लिख लीजिएगा कि एप्लीकेशन आलोक आया नहीं था यार, अयोध्या नहीं आया था, है ना। तो ये तो साइकिल की पंप हो गई ना, बाई साइकिल की पंप, ये सारी की सारी क्या है, बॉयल्स लॉ के आधार पर काम करते हैं। इतनी बातें नोट कर लीजिएगा। अगला इसके बाद हाँ, ब्रीथिंग, वही सारी बात हो रही है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात होती है। तो ब्रीथिंग के दौरान जो प्रक्रिया है वो बॉयल्स लॉ के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है, बॉयल्स लॉ के ऊपर निर्भर करती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ ये क्या है भाई, हाँ ये देखो भैया, ये जो स्प्रे मारते हैं ना ऐसे करके, ये वाला, तो ये भी किसके ऊपर निर्भर करता है, निचवा दाबोगे, तो निचवा जब दाबोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि स्प्रे या फॉग का डिब्बा उपयोग में लाना, उपयोग में लाना। भाई सवाल आ सकता है ना कि रमेश पार्टी में जा रहे हैं, रमेश पार्टी में जा रहे हैं और आज नहाए नहीं है ठंडा के मारे। अभी रमेश की पत्नी संगीता ने रमेश को लाके एक डीओ दिया और कह रही कि रमेश इसको ऐसे ऐसे कर लो तो जाओ। इस दौरान रमेश कौन से गैसीय नियमों का पालन कर रहे हैं, तो जवाब क्या होगा, गैसीय नियम पालन, बायल्स दिया, किसका, दाब दे रहे हो, दाब दे रहे हो तो वॉल्यूम कम कर रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ लिया जाए। अगला जो नियम है वो है चार्ल्स का नियम, लिखिएगा हेडिंग चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स का नियम, यहां पर जो एक तरीके से आयतन और तापमान का मसला है, लेकिन यहां पर स्थिर होगा दाब। तो लिखिएगा स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, लिखिएगा स्थिर दाब पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके तापमान के
तापमान के समानुपाती होता है, समानुपाती वो होता है। लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसा हो जाएगा, बी प्रोपोर्शनल टू टी। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, भी प्रोपोर्शनल टू टी। और भी अपान टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वही नियतांक, भी अपान टी इक्वल टू नियतांक हो जाएगा। और आप बना सकते हो कि भी वन अपान टी वन इक्वल टू भी टू अपान टी टू। कई बार यहां से भी सवाल बन जाते हैं, 3 का वैल्यू देंगे, 1 की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो इतना बहुत तो लगा ही लोगे अगर आ गया तो। हालांकि आएगा नहीं, घबराओ नहीं, है ना, आता वाता नहीं है। इतना याद रखना भी प्रोपोर्शनल टू टी कैसे होता है, चार्ल्स वाले में क्या कैसा होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। चार्ल्स का याद रहेगा ना, क्या है, स्थिर प्रेशर है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि भैया तापमान वहां बढ़ेगा तो गुब्बारा ऐसे हो जाएगा, और तापमान कम रहे गुब्बारा ऐसे रहेगा। गर्मी में गुब्बारा ऐसे हो जाएगा, और ठंडी में गुब्बारा ऐसे रहेगा, फूलेगा ही नहीं, ठंडा रहेगा ना। तो कुल मिला के यही कहानी है, समझिए इस बात को। तो ये दोनों बातें लिखेगा, भी प्रोपोर्शनल टू टी और भी अपान टी इक्वल टू के, है ना, और भी वन अपान टी वन इक्वल टू भी टू अपान टी टू। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है ना। लिखिएगा चार्ल्स का B बराबर के टी, हाँ के वो टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर। तो लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ, लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। तो लिखिएगा, लिखिए गर्मियों में गुब्बारे, गर्मियों में गुब्बारे ज्यादा फूलते हैं, गर्मियों में गुब्बारा ज्यादा फूलता है और ठंडी में कम, पहले यही लिख लीजिएगा। और कभी आप फुला के देखे भी होंगे, गर्मी में फुलाओ सनसनाक फूल जाता, ठंडी में एकदम ठंडाया हुआ है, वो कुछ होता ही नहीं है उसमें। तो मेन मामला हालांकि उसके तापमान का भी है, लेकिन हाँ यहां से ध्यान रखिएगा। लिखिए गर्मियों में गुब्बारे जल्दी फूल जाते हैं। एक और सबसे खास जो एप्लीकेशन आपसे पूछता रहता है वो है हॉट एयर बैलून का, है ना। तो लिखिएगा हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून। तो जो हॉट एयर बैलून है ये क्या है कि टेम्परेचर गरम गरम इसमें हवाई भरी जाएगी ना, देखा होगा आपने, और इसलिए धमधमा के उसको फुला देता है। तो जो हॉट एयर बैलून है, अब देखा होगा कभी, एकदम भैया मैं किसी वीडियो में देख रहा था, हुआ क्या कि आजकल तो बड़े व्यवस्थाएं चलती है ना, एक दूल्हा दुल्हन इसे टांग दिए थे, ऐसे रमेश हो गए और ये हो गई संगीता, और लोग ऐसे उड़ा दिए इसको। बाराती नीचे रहते हैं, हमने देखा है बाराती कहानी ऐसी है कि वो नीचे ही ऐसे बैठ के देखेंगे, और दुल्हन और दूल्हा जो है तो कमल का फूल ऐसे रहता है, ऐसे घूमता रहता है ऐसे ऐसे। तो अब ये घूमेगा तो कमलवा खिलता है, ऐसे खिलेगा, तो वो जो है पगलेट की तरह दिखाई देते हैं कि हाँ। तो वो जो आजकल जो ये प्रपंच चले हुए हैं बड़े खतरनाक हैं। तो हॉट एयर बैलून उड़ा दिए, इसमें लग गई आग, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ऐसी स्थिति में आग लग गई और दोनों नीचे आ गए थे, खतरा हो गया था। तो खैर चार्ल्स लॉ जो है ये डिपेंड करता है किस पर, तो ध्यान रखिएगा ये डिपेंड करता है तापमान पर। किस पर, तापमान पर, इसे नोट कर लीजिए। लिखिएगा हॉट एयर बैलून। इसके बाद दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है चार्ल्स लॉ का, उसको भी देख लेते हैं।
हालांकि अवोगाद्रो आ गया, एक और लिखिएगा, एक और लिखिएगा, लिखिए। हाँ पहला सूट है सर, इसमें हम फुला नहीं पाते, कोई बात नहीं, एक और लिखिएगा। लिखिए साइकिल की ट्यूब फट जाती है, साइकिल की ट्यूब गर्मियों में ज्यादा फट जाती है, देखा होगा आपने, गर्मी में माना फाक से फूटती है। तो स्कूल स्कूल हमारे 15-20 साइकिल रहती थी जब खड़ी, तो एक आठ हो तो धाए धमाका मार ही देती थी। लिखिए गर्मियों में, गर्मियों में एक तरीके से जो एक लिखिएगा, गर्मियों में साइकिल की ट्यूब ज्यादा फट जाती हैं, गर्मियों में साइकिल की ट्यूब ज्यादा फट जाती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद अगला जो नियम है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है आओगाद्रो नियम। लिखिएगा अगला आओगाद्रो नियम है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये तो बहुत ही आसान है, आओगाद्रो मतलब एकदम गाना ही गाना वाला है। देखो आओगाद्रो यही है, हमारा मुंह देखना, हम इसमें हवा भर रहे हैं, एकदम फुला दिए, और हल्की हवा भरेंगे, यही कहानी है। आपसे कहूँ गुब्बारा फुलाओ, तो एक रमेश गुब्बारा फुलाना शुरू किए, है ना, रमेश के जान जहान तो है नहीं, मरतुक टाइप के है ये, तो गुब्बारा फुलाए, इतना ही फूला। हमने कहा ए संगीता, संगीता बहुत ताकतवर है भाई। संगीता जब गुब्बारा फुलाई तो मान के चलो कि एकदम बहुत बड़ा सा हो गया, रमेश को कवर कर लिया इसने, समझ रहे हो। तो कुल मिला कहानी ऐसे है कि यहाँ पे समझना, कुल मिला कहानी ऐसे है कि जहां हम यन बढ़ा रहे हैं वहां वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जहां हम यन कम कर रहे हैं वहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि भी प्रोपोर्शनल टू एन, क्या कहता है, भी प्रोपोर्शनल टू एन। तो बड़ी शानदार सी बात है। लिखिएगा गैस की मात्रा और उसके आयतन में संबंध रखता है। लिखिएगा गैस की मात्रा और उसके आयतन में संबंध रखता है। लिखिएगा, लिखिए आयोगाद्रो का नियम, गैस की मात्रा यन व उसके आयतन, उसके आयतन भी में रिलेशन देता है या संबंध देता है। और संबंध कैसा है, वो है भी प्रोपोर्शनल टू यन। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि भी यन बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, या यन घटेगा तो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि यही गुब्बारे वाली कहानी याद रखना कि यहां पर ध्यान देना कि इधर अगर रमेश फुला रहे हैं तो यन कम है, और यन कम है इसलिए वॉल्यूम कम है ना इसका। और इधर देखना, ये संगीता गुब्बारा फुलाई, एकदम फेफड़ा उफड़ा से पूरा ऑक्सीजन निकाल दी गुब्बारे के अंदर, तो यन ज्यादा हो गया तो गुब्बारा भी बड़ा दिख रहा है, वॉल्यूम भी बड़ा हो गया। इधर यन कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में कोई दिक्कत आएगी। तो यहीं से V1/N1 इक्वल टू V2/N2 होता है ना, तो ये भी आप सेट कर लीजिएगा। भी प्रोपोर्शनल टू यन, कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे ना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री वगैरह या कोई भी पढ़ाई बहुत आसान है, तरीका होना चाहिए समझने का और समझाने का, बाकी ईश्वर के ऊपर है ना। इसे नोट कर लीजिएगा। तो वही गुब्बारा फुलाने वाली कहानी है। अवगाद्रो में ज्यादा हवा भर दोगे, कई बार आपने देखा होगा गाँव में भैया फूलते लड़के लेके आते हैं ना, कहते हैं जैसे आप बड़े भाई होते हैं, भैया फुला दो गुब्बारा, अब फुलाए फुट गया ढप से, कहते हैं हम पैसा लौटाओ नंगा जाएंगे। फिर वो चुचुइया बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके छोटा सा बना देते हैं ऐसे ही, उसको हमारे गांव में चुचुइया कहते हैं। तो अब उसको बना के दे दिए, तो ऐसी स्थिति में बच्चा थोड़ा संभल जाता है। तो बहुत सावधानी से हवा भरनी होती है। ज्यादा हवा भर दोगे यन बढ़ जाएगा, यन बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वॉल्यूम से फट जाएगा, है ना। तो ये स्थिति है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अवगाद्रो यही कहते हैं कि यन और वी का सीधा संबंध है। किसका, यन और वी का सीधा संबंध है। उम्मीद है समझदार हैं, उम्मीद है इतनी बातें आप समझ रहे हैं। हाँ चुटपुटी कहते हैं, हाँ चुटपुटिया भी कहते हैं, चुटपुटिया वो बच्चों को थोड़ा संभालने वाली कहानी होती है, क्योंकि आप ही थे जिम्मेदार, कौन होगा उसको फोड़ते समय। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िए। अच्छा आपके यहाँ चपकोली कहते हैं, हाँ अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों पे है। नहीं क्वेश्चन आपका लेकिन नहीं आता है ना।
इतना ही आता है जितना बता रहा हूं, इनके एप्लीकेशंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा, लिखिएगा अवोगाद्रो के एप्लीकेशन। देखो गुब्बारे वाले भैया अंकल जी आ गए। लिखिएगा गुब्बारे में हवा भरना, गुब्बारे में आवश्यकता के हिसाब से हवा भरना, गुब्बारे में हवा भरना, गुब्बारे में हवा भरना, या साइकिल का टायर फुलाना। लिखते चलिए फटाफट, गुब्बारे में हवा भरना या साइकिल का टायर, साइकिल के टायर में हवा भरना, कहीं भी हवा भरो, है ना। तो ये देखो भैया, ये 5 रुपया का है, ये 10 रुपया, ये 20 रुपया, गदा वदा बेचते हैं। सो आजकल तो भाई बड़े बड़े गुब्बारे आने लगे हैं, हमें है ना। हमें जब 1 रुपये का आता था भैया, अब तो 5 रुपये का आने लगे हैं, है ना। तो है मुखिया बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हो। खैर आगे बढ़ा जाए। साइकिल में टायर में हवा भर ली, है ना। सांस लेना भी एक तरीके से अवोगाद्रो पे है। खींच ले एकदम से, पूरा यन भर गया, पूरा तरफ फेफड़ा एकदम फूल के आगे आ गया, है ना। देखो कई बार उसमें मिलिट्री उल्ट्री में बुलाते हैं, सीना फुलाओ 85 सेंटीमीटर कर दो, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अवोगाद्रो के नियम पर डिपेंड करता है। ज्यादा सांस ना फुलाओ। कई बार अनुलोम विलोम करते हैं, सी फू करते हैं ना, तो वो वाला क्या है, ज्यादा यन गया तो वैल्यूम पूरा फूल गया, कम यन गया वैल्यूम कम हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। एमसीक्यू भी कराइए, हाँ हाँ सारा करा देंगे। चलिए अब लिखिएगा आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस का समीकरण। लिखिएगा आदर्श गैस का समीकरण, लिखिएगा आदर्श गैस का समीकरण, है ना। आजकल हुआ क्या कि भाई तीनों नियम थे, चार्ल्स का अलग था, बेयल का अलग था और अवोगाद्रो का अलग था, है ना। तीनों ने अलग अलग कहानी बताई। एक ने कहा कि भी प्रोपोर्शनल टू 1/p, एक ने कहा भी प्रोपोर्शनल टू t, एक ने कहा n प्रोपोर्शनल टू v। तो 3 तरह के नियम आ गए। तो इन तीनों नियमों को भैया कान पकड़ के इकट्ठा कर लेगा कि यहाँ आओ, इन चार्ल्स इधर आओ, बेयल इधर आओ, अवोगाद्रो इधर, कहीं का साहब बताओ, इन तीनों नियम इकट्ठा करो, कहीं ठीक कर लेते हैं। तो हो क्या गया, P भी बराबर NRT। क्या हो गया, NRT, जहां पर R क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, R कांस्टेंट है। देखो ई वाला P जो है नीचे है, तो इधर चला जाएगा, सबका भी इकट्ठा कर लो और बचेगा क्या, N और T, है ना, यही तो बचेगा। इसको अगर इधर में लिख दूं भी प्रोपोर्शनल टू N, तो तीनों भी कॉमन है। तो एक ये भी कॉमन हो गया, और P नीचे था, उधर गुणा होके इधर आ गया, और जब बराबर लगा तो यहां पर R आ गया, है ना। यही कहानी है। तीनों को भी इकट्ठा कर लो और प्रोपोर्शनल कर लो, ऐसे कर लो, 1/, कर दो और नीचे P लगा दो, ऊपर क्या है, N और T आ जाएगा। P का ऐसे गुणा कर दो तो P भी बराबर क्या हो जाएगा, P भी बराबर N और R हो जाएगा कांस्टेंट और T। तो इस तरह से जो आदर्श गैस समीकरण आया वो क्या आया, P भी बराबर NRT। तो नीचे एक लाइन में लिख दीजिएगा, एक लाइन में लिख दीजिएगा, है ना। लिखिएगा, लिखिए आदर्श गैस समीकरण चार्ल्स, बायल और अवोगाद्रो। लिखिएगा आदर्श गैस समीकरण चार्ल्स, बायल और अवोगाद्रो के नियमों का योग है। लिखिएगा एडिशन ऑफ द चार्ल्स, बायल एंड अवोगाद्रो लॉ इज आइडियल गैस इक्वेशन। लिखिएगा आदर्श गैस समीकरण चार्ल्स, बायल और अवोगाद्रो के नियमों का योग है। चार्ल्स, बायल और अवोगाद्रो के नियमों का योग है। चार्ल्स, बायल और अवोगाद्रो के नियमों का योग है। चार्ल्स, बायल और अवोगाद्रो के नियमों का योग है। और नीचे डाल दीजिएगा P भी बराबर NRT। लिखिए जहां पर R क्या है, एक नियतांक है या कांस्टेंट है। देखिए जहां पर R एक नियतांक या कांस्टेंट है, जहां पर R एक नियतांक या कांस्टेंट है ना। तो हम जब बड़ा एक प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये नियम आपको बहुत पहले ही बता दिया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक और नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा वह गैस जो आदर्श गैस के नियमों का पालन करती हैं, वह गैस, लिखिए नीचे एक नोट डालिएगा, सच गैस which follow the ideal gas equation law। लिखिएगा वह गैस जो आदर्श गैस के नियमों का पालन करती हैं, वह गैस जो आदर्श, नीचे एक नोट डालना अब, वह गैस जो आदर्श गैस के नियमों का पालन करती हैं, आदर्श गैस के नियमों का पालन करती हैं, क्या कहलाएंगी, आदर्श गैस कहलाती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। वह गैस जो आदर्श गैस के नियमों का पालन करती हैं, आदर्श गैस के नियमों का पालन करती हैं,
आदर्श गैस कहलाती हैं। लिखिए, पृथ्वी पर कोई भी गैस आदर्श नहीं है। आदर्श जिसका नाम हो तो बहुत है बदमाश है, आदर्श गैस कहां से रहेगी। लिखिएगा, पृथ्वी पर, लिखिएगा, देयर आर नो आइडियल गैस ऑन अर्थ। लिखिएगा, पृथ्वी पर कोई भी आदर्श गैस नहीं है। आदर्श गैस केवल कल्पना है। लिखिएगा, पृथ्वी पर कोई भी गैस आदर्श नहीं है। पृथ्वी पर कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। पृथ्वी पर कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। लगभग गैसें वास्तविक गैसें होती हैं। लगभग गैसें वास्तविक गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस। एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। लिखिए, लगभग गैसें, लगभग गैसें, लगभग गैसें आदर्श गैसें नहीं बल्कि वास्तविक गैसें होती हैं। लिखिए, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। लिखिएगा, लगभग गैसें, लगभग गैसें वास्तविक गैसें होती हैं, रियल गैसेस होती हैं। लगभग गैसें वास्तविक गैसें होती हैं या रियल गैसें होती हैं, है ना। लगभग गैसें वास्तविक गैसें या रियल गैसें होती हैं। जैसे एग्जांपल डाल दीजिएगा। सर, मेले में उखाड़ने के बाद शूटिंग की दुकान, गुब्बारा, कुछ पीपीटी। अब हाँ हाँ, उसी की बात हम कर रहे हैं भैया। अभी क्या आ रहा है सर्वेश। अगला हेडिंग डाल देना। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है ना, मतलब बहुत ऐसी हंसी मजाक में हम लोग पढ़ ही डाल रहे हैं इसको। सोचो ना, ये मतलब कैसा ही है। सर, नियम क्यों बनाया गया था, फिर इस नियम क्यों बना, तीनों को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है ना। क्योंकि अलग अलग छितराए हुए थे, चार्ल्स अपना लिए घूम रहे हैं, बायल अपना लिए घूम रहे हैं, इधर आओ सब लोग, तीनों इकट्ठा करो, आदर्श गैस दे देंगे, है ना। कोई भी आदर्श नहीं है ना, कोई भी 100% है ही नहीं कि उसको पालन कर सके। एक आंकड़ा मोटा मोटा है ना। तो ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ डालो यार, है ना। सारी बातें बेहद असामान्य सी हैं, बहुत ही सरल बातें हैं, तो उसको ये बात मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा मसला ये नहीं है ना। अब लिखिएगा, इसके बाद अगला है ग्राहम का विसरण नियम। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, डिफ्यूजन लॉ ऑफ द ग्राहम। लिखिएगा, ग्राहम का विसरण नियम या डिफ्यूजन लॉ ऑफ द ग्राहम। लिखिएगा, ग्राहम का विसरण लॉ या ग्राहम का बस एक बार इसको सर लंग वाला कंफ्यूजन है, अरे कहे कंफ्यूजन है ना, मत करो, जो बताया उसको दिमाग में रखो बस। लिखिएगा, ग्राहम का नियम या ग्राहम का नियम या ग्राहम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है, विसरण, ध्यान देना, मैंने एक दो बार बताया भी है ड्यूरिंग जब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था, या आपको पढ़ाया भी गया होगा जो लोग नहीं पढ़े हमसे, कि डिफ्यूजन का मतलब यही है मोटा मोटा कि भैया जैसे दो ठो बक्सा ले लेते हैं एक के में, और इसको ऐसे बीच में भैया हम आधा कर दें। बात को समझना डिफ्यूजन वाली, फिर हम आपको समझाते हैं। आइडियल गैस के एग्जाम्पल क्या है, वो सारे जो तीनों एग्जाम्पल थे ना, तीनों को मिला लोगे तो आइडियल गैस एग्जाम्पल हो जाएंगे। सारे के सारे जो गैसों से जुड़े चीजें सब आइडियल गैस ही हैं, है ना। तो उसके लिए अलग से एग्जाम्पल बताने की खास आवश्यकता नहीं है, सीखा। बायल, चार्ल्स और अवोगाद्रो के सभी जो उदाहरण है वो आइडियल गैस ही शामिल हो जाते हैं, मिक्स है ना। आइडियल गैस इक्वेशन द मिक्स एडिशन या सम ऑफ बायल, चार्ल्स एंड अवोगाद्रो, सॉरी हाँ अवोगाद्रो। तो ये तीनों जो मिक्सी है तो वही सारे एग्जाम्पल इधर आ जाएंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए। अब यहां ध्यान रखते हैं, तो भैया एक तो डब्बा ले रहे हैं और दोनों हिस्सों में बांट ले रहे हैं, ये बताया हूं मैं। तो अच्छा, आपके यहाँ लाइट चली गई, मोमबत्ती के सहारे पड़ रहे हो, बहुत दुखदाई वाला काम कर रहे हो। इसमें क्या हो गया, मोमबत्ती के सहारे पड़ना ही चाहिए। हमने इंटरमीडिएट तक मोमबत्ती चलाई है ना। मैं आपको उम्मीद है कि मैं सैल्यूट करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सब छोटी बातें, आपसे भी तो संघर्ष वाले लोग हैं, है ना। अरे मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है, हमारे यहाँ दूर दूर तक लाइट नहीं, शांत माहौल एकदम, एक भी कुत्ता ना दिखे। हमने सुलगा दी अगरबत्ती, उस अगरबत्ती का रोशनी पूरा फैला, और उसी अगरबत्ती के रोशनी में हम पढ़े भैया, और पढ़ के हाई स्कूल इंटर का एग्जाम मारे, और टॉप आगे निकले। तब जा करके हमारे सामने मीडिया आई, करी आप ये राज बताइए कि इस अगरबत्ती में पढ़ने का राज क्या था। अब इधर ध्यान देना।
तो 2 बॉक्स लिए, इधर हमने क्या कर दिया, ढेर सारा गैस भर दी, और इधर जो गैसेस हैं वो कम है, गैसें क्या है इधर, कम है, और बीच में हमने इसको ऑन कर दिया, खोल दिया। और जब बीच में हमने ऑन कर दिया तो इधर की गैस जहां पर सांद्रता या जहां पर अधिक मात्रा की गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, कम मात्रा की तरफ यात्रा करें, नहीं करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन से डिल्यूशन की तरफ हो गया। तो बस यही है डिफ्यूजन, यही है डिफ्यूजन, है ना, कि ज्यादा मात्रा का जो अणु है वो सनसना के कम आ जाएगा, कम की तरफ, और जब तक आएगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो, दोनों बराबर ना हो। तो लिखा है ना, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो नीचे पहले यही परिभाषा लिखिए, लिखिएगा हेडिंग विसरण, हेडिंग डाल दीजिएगा विसरण, और ये चित्र अब ये बना लेना, ये वाला फोटो ये नीचे बनाइए। चलिए, अगरबत्ती, वो जो आती नहीं सुलगाने वाली, मतलब अल्ट्रा लेवल कह के, आओ आओ हम तुम मिलकर के भौकाल मारते हैं और इतनी इतनी हवाबाजियां करते हैं कि दुनिया पागल हो जाए। उन्होंने कहा कि जैसे एक ने कहा कि गांव में एक नाई थे और एक पंडित महोदय थे, तो पंडित कह रहे हैं कि हमारे दादा के इतना बड़ा बांस का लग्गा था कि जब जब यहां कहीं सूखा पड़ता तब लोग आके हाथ जोड़ते पंडित जी के सामने कि अब बारिश करवा दो, कहीं ठीक करवा देते हैं। अब बस बांस उठावे और बदरवा में ऐसे से हिला दिए और सारा पानी नीचे। तो नाऊ कह रहे हैं अरे पंडित जी बात आपकी एकदम सही है, आपको शायद भूल ही रहे हो, ये जो मसवा था वो हमारे ही दरवाजे पर रखा जाता था क्योंकि आपके यहाँ जगह नहीं थी उतनी। तो है भोकालबाजी मारो अपनी अपनी, पहुंच ही देते दही के, और वहां से पूरा पानी नीचे गिर जाता था। तो कह रहे हैं अरे हाँ वही वो मसवा हमारे यहाँ दरवाजे पर रखा जाता था क्योंकि आपके यहाँ जगह नहीं थी, हमारे यहाँ पूरा व्यवस्था थी। खैर लिखिएगा, डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। लिखिएगा, देखिए विसरण, विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, लिखिएगा विसरण में, विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं का प्रवाह होता है। उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं का प्रवाह होता है, अणुओं का प्रवाह होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं का प्रवाह होता है, अणुओं का प्रवाह होता है। अब इन्होंने बताया क्या, नीचे अब इसकी परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर, लिखिएगा स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के विसरण की दर, परिभाषा लिख लीजिएगा क्या कहा गया इस नियम में, लिखिएगा स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के, किसी गैस के विसरण की दर, किसी गैस के विसरण की दर, या इसे कहेंगे डिफ्यूजन रेट, किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके घनत्व के वर्गमूल, है ना, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टी व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात R1 अपान R2, R1 अपान R2 इक्वल टू अंडर रूट, अब उल्टा हो जाएगा ना, D2 अपान D1, ये स्क्वायर सम या वर्गमूल हो जाएगा।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इस तरह के फार्मूले आपको दिखाई दे जाएंगे। मैं व्यंग ही कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ ही विनोद भाव में ही बात कर रहा हूं। आप मेरी बात सच मान लेते हो क्या? तो इसे याद कर लीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर सम ऑफ डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए नीचे वाला ऊपर चला गया और चूंकि हमने क्या लगाया? स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट। तो याद रहेगा ना। अब देखो यहां से जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको बता दिया, लेकिन यहां से सवाल आएगा नहीं। तो कहोगे आए कहां से? इसका एप्लीकेशन कहां होता है? तो नीचे लिखिएगा अनुप्रयोग, या इस नियम का, विसरण के नियम का अनुप्रयोग लिखिएगा। विसरण के नियम का एप्लीकेशन या अनुप्रयोग लिखिएगा। हवाबाजी करते हैं तो लिखता है। ठीक, चलिए अब लिखिएगा। लिखिए अगरबत्ती की महक, चलो एक लिखाई देते हैं, अगरबत्ती बहुत देर से चल रही है। लिखिएगा अगरबत्ती और धूप बत्ती की महक पूरे कमरे में फैल जाती है, जिसका मुख्य कार्य है, जिसके मुख्य कारण कौन? ग्राहम का विसरण नियम। लिखिएगा, पहले लिखिएगा धूप बत्ती और अगरबत्ती की महक। लिखिएगा धूप बत्ती और अगरबत्ती की महक, धूप बत्ती और अगरबत्ती की महक पूरी कमरे में फैल जाती है। धूप बत्ती और अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, जिसका कारण क्या है? ग्राहम का विसरण नियम। इसके बाद लिखिएगा भोपाल गैस कांड के दौरान, ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस कांड के दौरान, ध्यान देना मिथिल आइसोसाइनेट है, कुछ लोग साइनेट बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए भोपाल गैस कांड के दौरान विसरण के आधार पर ही गैस फैली थी, विसरण के आधार पर ही गैस फैली थी, विसरण के आधार पर ही गैस फैली थी, विसरण के आधार पर ही गैस फैली थी। नीचे एक और नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा नोट में, लिखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अथवा हम अणुभार की भी बात कर लें, एटॉमिक नंबर या अणुभार बढ़ने पर, बढ़ने पर विसरण की दर, विसरण की दर कम हो जाती है। देखिएगा ऑन इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर या वेट डिफ्यूजन रेट इज डिक्रीजिंग। लिखिएगा अणुभार बढ़ने पर विसरण की दर घट जाती है, अणुभार बढ़ने पर विसरण की दर घट जाती है। अच्छा इसलिए ध्यान देना, अगर हम दो गुब्बारे लेते हैं, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन भर देते हैं, है ना, और एक गुब्बारे में हम भर देते हैं हीलियम, और दोनों में चुभो देते हैं सुई, बताना कौन सा गुब्बारा जल्दी खाली होगा? जरा बताइए कौन सा गुब्बारा जल्दी खाली होगा? जिसका अणुभार ज्यादा है उसमें विस्तरण कम होगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर बताना। कौन सा गुब्बारा जल्दी खाली होगा? तो जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन का। इसका हाइड्रोजन का अणुभार कम है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह जल्दी खाली होगा, जल्दी खाली होगा।
तो इस तरह से सवाल छोटे मोटे आते रहते हैं, तो आए तो इनको ध्यान में रखिएगा, है ना। ध्यान में इन्हें अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, इनको दिमाग में रखिएगा। और ये सारे के सारे विसरण के नियम पर ही हैं। अब लिखिएगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लास्ट टॉपिक है गैसीय नियम का। लिखिए गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, हाँ हाइड्रोजन ही सही है। लिखिएगा गैसों का द्रवीकरण या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यह गैसों का द्रवीकरण या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो ध्यान देना, गैसों का जो तापमान है उसे घटाया जाएगा, लो टेम्परेचर किया जाता है और प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। और जब आप ऐसा कर देंगे तो ऐसी स्थिति में गैस क्या बन जाएगी, ये गैस कन्वर्ट हो जाती है किस में, द्रव में। किस में, द्रव में। तो याद रखिएगा लिक्विफिकेशन कैसे होगा, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, दो चीजें, एट ए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो लिखेगा, देखिए गैसों में तापमान कम करके, गैसों में तापमान कम करके और दाब बढ़ा के प्रेशर एकदम खींच देंगे पूरा गैसों में। इसलिए एलपीजी ना, लिक्विड फाई गैस है ना, एलपीजी, तो उस सिलेंडर में भरी हुई एकदम प्रेशर में पिस्टन चक्क से बोलती है। तो देखिए गैसों में तापमान घटाकर और दाब बढ़ाकर इन्हें लिक्विफाइड या द्रवित किया जाता है, इन्हें द्रवित किया जाता है, इन्हें द्रवित किया जाता है। और वह न्यूनतम तापमान जिस पर गैसें द्रवित हो जाती हैं, लिखिएगा वह लीस्ट टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर गैसें द्रवित हो जाती हैं उसे क्रांतिक तापमान कहा जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक तापमान कहा जाता है। उसे क्रांतिक तापमान या क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। उसे क्रांतिक तापमान या क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक। अब अगला जो चैप्टर है उसकी तरफ रुख अख्तियार करेंगे। अभी अपने पास तीन बातें यहां पर हैं। एक तो है रेडियो सक्रियता के बारे में, रासायनिक बंधन से सवाल नहीं बनते तो ज्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ ये चैप्टर सवाल उठाता है, इसलिए हमें इस पर ज्यादा फोकस करना है। मन करेगा तो इधर देखेंगे, अदरवाइज देखने की कोई बहुत बड़ी मनसा नहीं है हमारी, और होनी भी आपकी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप रसायन विज्ञान पर बहुत फोकस ना करें। अगर आप आरओ देने जा रहे हैं तो जितना मैं पढ़ाऊं उतना ही फोकस करें तो बेहतरीन होगा। तो अगला जो चैप्टर है उसकी तरफ अगर रुख करें तो वो है रेडियो सक्रियता, है ना। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। सर कल नहीं, कल नहीं भाई, आज छोटा सा टॉपिक है ना, थोड़ी सी बातें हैं, तो इसके लिए कल करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आज अपन लोग कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। ज्यादा कुछ बताना नहीं है, मतलब मत देखना, जो मैं छोड़ रहा हूं उसको आप भी छोड़ ही देना, बहुत परेशान मत होना, ठीक है। तो अपनी कॉपी में थोड़ा सा परिचय लिख लीजिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, लिखिएगा पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वतः के आधार पर विखंडित होते रहते हैं, जो स्वतः के आधार पर विखंडित होते रहते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वतः के आधार पर विखंडित होते रहते हैं और इनसे अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होता है, इनसे अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होता है, इनसे अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होता है
और यही पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। यही पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें N/P बड़ा होता है 1.5 से। देखिए, जिनमें N/P ग्रेटर देन 1.5। ये बातें मैं तब बताया था आपको जब आप शुरुआत कर रहे थे किसकी, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। लिखिएगा, जिनमें N/P बड़ा होता है 1.5 से। N/P बड़ा होता है 1.5 से। एक और पॉइंट नीचे नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा, हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता के बारे में सबसे पहले बताया। हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता के बारे में सबसे पहले बताया। इसीलिए इन्हें जनक माना जाता है। और रेडियो सक्रियता बैकुरल में मापी जाती है। किसमें? बैकुरल में मापी जाती है। इसका मापन किस में होगा? बैकुरल में। हालांकि एक और मापन है, वो है सीबर्ट। क्या है? सीबर्ट। तो याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा, बैकुरल और सीबर्ट। लिखिएगा, बैकुरल और सीबर्ट लिखिएगा। इसीलिए चूंकि उसको बताया था किसने? हेनरी बैकुरल ने। और आपको याद होगा जब हम लोग फास्फोरेसेंस की बात करते, स्फुरदीप्त की बात कर रहे थे कल परसों में, तो आपको याद होगा उसी दौरान मैंने बताया था ना कि ये जो हेनरी बैकुरल, इनको रेडियो सक्रियता के बारे में पता चल गया था, है ना। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे इन्होंने बैकुरल किरणें कहा था। क्या बताया था? बैकुरल किरणों के तौर पर जाना था। तो सवाल आता है कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी क्या कर रहे थे? तो जब आप आता है, इन्होंने बताया था रेडियम के बारे में। किसके बारे में? रेडियम के बारे में और पोलोनियम के बारे में। तो नीचे एक और नोट लिख लीजिएगा, नोट नंबर 2 लिखिए, मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी ने यूरेनियम के अयस्क नाम है पिच ब्लेंड। क्या नाम है? यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड, नाम सुना होगा। यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड के बारे में बताया। पहली बात तो सबसे बड़ा काम इनका यही था, यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड के बारे में बताया, तथा पिच ब्लेंड से ही रेडियम की खोज की थी। इसी पिच ब्लेंड से क्या मिला इन्हें? रेडियम मिला था। पिच ब्लेंड से ही रेडियम की खोज की थी, तथा पिच ब्लेंड से ही रेडियम की खोज की थी। पिच ब्लेंड से ही रेडियम की खोज की थी। लिखिएगा, वर्तमान में 40 से ज्यादा रेडियो सक्रिय तत्व और हजारों समस्थानिक खोजे जा चुके हैं। वर्तमान में 40 से ज्यादा रेडियो सक्रिय तत्व और हजारों समस्थानिक खोजे जा चुके हैं। वर्तमान में 40 से ज्यादा रेडियो सक्रिय तत्व और हजारों समस्थानिक खोजे जा चुके हैं। हजारों समस्थानिक खोजे जा चुके हैं। हजारों समस्थानिक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हैं, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। इनके बारे में चर्चा हो रही है और उम्मीद है आप इन्हें जानते होंगे, है ना। तो इन्हें हमें याद रखना है। अब लिखिएगा हेडिंग, रेडियो एक्टिव किरणें। लिखिएगा हेडिंग, रेडियो सक्रिय किरणें। यहीं से सवाल आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। लिखिएगा हेडिंग, रेडियो सक्रिय किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें। अल्फा जो होती हैं ये धनात्मक होती हैं, अल्फा धनात्मक होती हैं, बीटा नेगेटिव होती हैं और गामा ये न्यूट्रल होती हैं, है ना। इन पर कोई आवेश नहीं होता। तो अल्फा जो है ये
नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ती हैं, ऐसे चित्र बना लीजिएगा। जो नेगेटिव प्लेट होगी उसकी तरफ अल्फा बढ़ती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अपोजिट नेचर की तरफ बढ़ेंगी। और जो बीटा होती हैं ये बढ़ती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन की हैं तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव। और गामा सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं, गामा सीधे निकल जाती हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल है, बिना किसी चेंज के निकल जाएंगी, है ना। तो ये चित्र बना लीजिएगा। यार डाउनलोड वाला हम नहीं दे पाएंगे भैया ना, काहे चांदनी इतना लिखती रहती है, इतना बड़ा बड़ा कुछ कीजिए सर, मैं कैसे कर सकता हूँ। वो टेक्निकल टीम करती है ना, वो लोग कर देंगे समय के साथ। वो आपसे बैर थोड़ी रखे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं ना। तो लिखिएगा अल्फा पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट अटैच करती है, बीटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट अटैच करती है, और गामा में एक तरीके से कोई बेस आवेश नहीं है तो सीधे निकल जाती हैं। कई बार यहां से सवाल बनते रहते हैं, क्या बनेंगे उन पर हम बात कर लेते हैं। तो पहला आता है, लिखिएगा अल्फा बीटा और गामा किरणों में भेद, डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा और गामा। तो सबका अलग अलग सिस्टम पूछा जाता है, जैसे पेनिट्रेटिंग पावर या भेदन क्षमता। तो पहला पूछा जाएगा वेदन क्षमता किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा गामा की है। किसकी है? गामा की, और फिर है बीटा की, और फिर है अल्फा की। ये ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है? गामा की है। गामा जो होती है इनमें वेग उच्च होता है और प्रकृति अद्रव्य है। कैसा है? ध्यान देना, जो गामा होती हैं इनका वेग उच्च है और इनकी जो प्रकृति है इनमें द्रव्यमान बिल्कुल नहीं होता, तो अद्रव्य प्रकृति है इनकी। इसीलिए ये इतनी पावर पेनिट्रेटिंग होती हैं कि लगभग 100 सेंटीमीटर की मोटी, 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर, कितना? 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को वेद सकती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो किसकी होगी? तो जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगी आपके गामा की। नंबर 2 पर बीटा है और सबसे कम जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो है अल्फा की। किसकी? अल्फा की। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनिक विभव की क्षमता किसके पास है। लिखिएगा आयनिक विभव। आगे लिखिएगा दूसरा जो पूछते हैं एग्जाम में वो है आयनिक विभव का। तो लिखिएगा आयनिक विभव। तो सबसे ज्यादा मान के चलना कि जो अल्फा है उसके पास सबसे ज्यादा आयनिक विभव है और सबसे कम गामा के पास है। तो याद रखिएगा यहां पर अल्फा और बीटा और गामा कर दीजिएगा, अपोजिट हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा, इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं, है ना। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। गामा से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है अल्फा की आयनिक पावर और बीटा से 100 गुना है। तो इसको अलग से चाहे तो लिख लेते हैं। अल्फा की करें तो गामा से 1000 गुना और बीटा से कितना? 100 गुना अधिक क्षमता है। बीटा से 100 गुना अधिक क्षमता है किसके पास? अल्फा के पास। किसके पास? अल्फा के पास। तो ये भी मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपको दिमाग में रखना है, तो उतना ही रखिएगा। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट की चर्चा कर लें तो तीनों, ध्यान देना, तीनों की तीनों लिखिए अल्फा बीटा और गामा बराबर मात्रा में प्लेट को काला कर देती हैं। प्लेट को, तो इसमें याद करने की जरूरतें नहीं है, प्लेट को काला कर देती हैं, है ना। प्लेट को काला कर देती हैं, याद रखना इतना, है ना। इसके बाद इफेक्ट ऑफ जिंक सल्फाइड ऑन प्लेट। तो जिंक सल्फाइड की प्लेट पर, तो तीनों जिंक सल्फाइड की प्लेट पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। लिखिएगा अल्फा बीटा और गामा तीनों जिंक सल्फाइड की प्लेट पर चमक उत्पन्न करती हैं।
यानी कि प्रतिदीप्त, क्षमा किया, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, क्षमा किया, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब आप चूंकि पता ही है कि वेलोसिटी, अगर बेग की चर्चा करेंगे तो पता हो गया ना किसका बेग ज्यादा, गामा का बेग ज्यादा, बीटा का उससे कम और अल्फा का उससे कम। तो ऐसे कुछ आपसे अंतर की चीजें पूछी जाती रहेंगी, है ना, और आप इसे अपने कॉपी में दर्ज करते रहेंगे। तो आज का जो सेगमेंट है अब यहीं तक रहेगा, और हम लोगों ने जो सिस्टम जानना था उसे हमने जान लिया, और हमारे एग्जाम में लगभग यहां से सवाल हिट हो जाएंगे, है ना। तो आज के इस पूरे प्रसंग में इतना ही रहेगा। अब जरा बताओ, कल 26 जनवरी है, मैंने अपनी क्लास 8 से 10 लगवा रखी है, तो क्या आप पढ़ने की स्थिति में हैं या नहीं, ये बता दीजिएगा। तो हाँ, कुछ बातें मैं फटाफट बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। लिखिए कार्बन 14, हालांकि आप पता ही होगा कि इससे हम जीवाश्मों की उम्र का पता लगाते हैं, है ना। तो कार्बन 14 है, जीवाश्मों की उम्र का पता लगाते हैं। यूरेनियम विधि से हम निर्जीव पदार्थों की उम्र का पता लगाते हैं, फटाफट चाहे तो लिख लें। यूरेनियम विधि से निर्जीव पदार्थों की उम्र का पता लगाते हैं। और एक होता है गीगर गीगर मूलर काउंटर करके होता है ना, गीगर मूलर काउंटर। तो वो जो गीगर मूलर काउंटर है वो नापता है रेडियो सक्रियता की क्षमता नापता है। तो खैर आज के लिए इतना ही रहेगा। अब आपकी तरफ से तो दो अलग अलग विचार आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पढ़ेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं पढ़ेंगे। तो मैं वो निर्णय अंपायर के हाथ में कर लेते हैं, और मैं अंपायर हूँ, अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, तो मैं भी कर लूंगा। थैंक यू, नमस्कार।